रिसेंटली प्रीलिम्स पेपर 1 की कट ऑफ गई है 75 मार्क्स और जो यूपीएससी के पेपर्स हुए हैं एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक जो सीडीएस का पेपर हुआ है एंड जो कुछ और पेपर्स में सीसेट का पैटर्न देखने को मिला वो डिफ़िकल्ट है। तो अब एक डिलेमा तो है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए, क्या हमें कुछ और बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या हमें कोई न्यू कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, उस बारे में एक ऑन स्टॉक बनती है। सबसे पहले इस लेक्चर में हम बात करेंगे कट ऑफ 75 मार्क्स क्या है, क्यों जाती क्यों है, स्पेकुलेशंस क्या हैं 24 के पेपर को लेकर एंड उसका आप पर क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, लो कट ऑफ के इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कैसे आपको लो कट ऑफ नेगेटिवली या पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकती है। देखो होना तो ये चाहिए कि अगर 116 नंबर 116 मार्क्स कट ऑफ है तो देखने में तो ये लगता है कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना चाहिए और 75 ज़्यादा ईजी होना चाहिए, राइट। बट ऐसा नहीं है, या है तो उसके लिए क्या करना है, फिर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को आप कैसे मोल्ड करोगे, क्यों पीवाईक्यूज़ फर्स्ट सीट लेनी चाहिए, करंट अफेयर्स सेकंड सीट लेनी चाहिए, स्टैटिक आपका लास्ट में आना चाहिए, एलिमिनेशन टेक्निक्स और स्टैटिक का लगभग बराबर रोल क्यों होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करने चाहिए, ऐसा क्या हो गया, तो इसकी हम बात करेंगे। देन कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा उनका आप आंसर दो, खुद को आंसर दो, कमेंट सेक्शन में आंसर दो, उसके बेसिस पे आप अपना जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है वो डिसाइड करो एंड फाइनली कुछ वे फॉरवर्ड्स की बात करेंगे हम। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ लेक्चर्स बता देता हूँ जो आपको देखने चाहिए। एमएसजीपी में जो स्टार्टिंग के ये लेक्चर्स हैं ज़रूर देखने चाहिए। सिली मिस्टेक्स, 18 टाइप ऑफ एमसीक्यू इन प्रीलिम्स, 8 टाइप ऑफ कीवर्ड इन कॉम्प्रहेंशन, सी सेट, आपका पेपर एक कॉम्पिटिटिव जोन में आप ज़रूर आओगे अगर आप ये फ्री वीडियोस भी देख जाते हो तो। सी सेट का ये 1.5 घंटे का वीडियो देख जाना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के इससे सॉल्व हो जाते हैं। फिर गाइडेंस सीरीज़ में आप देखो फेलियर स्टॉक से लेकर अभिषेक सर लगातार एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, काफ़ी लोग दिखेंगे आपको इस गाइडेंस सीरीज़ में जिन्होंने 6 प्री निकाले हुए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कट ऑफ 75 मार्क्स क्यों है। बेसिकली कट ऑफ दो चीज़ों से डिसाइड हो सकती है, एक तो आपका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा तो कट ऑफ घटेगी, दूसरा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। लेकिन एक आम धारणा ये है कि यूपीएससी एक डिफ़िकल्ट पेपर है एंड लोग यहाँ पे पढ़ने वाले बहुत तेज़ हैं, तो डिफ़िकल्टी का उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वैकेंसी से ये डिटरमाइन होनी चाहिए थी। लेकिन सच ये है कि यूपीएससी जो एक 10वीं पास या 8वीं पास पर्सन सोचता है उससे बिल्कुल अलग है। आप देखो यूपीएससी के लिए आप क्या सोच के आए थे कि क्या पढ़ना होता है और आप पढ़ क्या रहे हो, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, हैंड रिटन नोट्स पढ़ रहे हो लोगों के, तो आपके सोर्सेज लिमिटेड है। अब सबके सेम सोर्सेज है। करंट अफेयर्स के लिए अगर कोई किसी कोचिंग को फॉलो कर रहा है तो ज़्यादातर मार्केट उसी कोचिंग को फॉलो कर रहा है। कोई अगर शंकर आईएएस की बुक से पीएमएफ पे शिफ्ट हो रहा है तो फिर पूरी दुनिया उस पर शिफ्ट हो जा रही है, तो कोई इसमें डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर नीचे करने का इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है। अगर आप देखो 2015 में 107 नंबर कट ऑफ थी, 16 में करंट अफेयर्स बेस्ड पेपर था प्लस इजी था, बहुत ज़्यादा राइज आपको देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट ईयर उन्होंने डिफ़िकल्ट कर दिया 105 एंड आई थिंक ये 102 है एंड उसके बाद घटते घटते यहाँ भी आप देखोगे 5 नंबर का डिप मिला 92 से, यहाँ भी 5 नंबर का डिप मिला, यहाँ थोड़ा बहुत राइज हुआ बट यहाँ अगेन आप देखोगे बहुत बड़ा 13 मार्क्स का डिप आपको देखने को मिला। इतना बड़ा डिप आपको रिसेंटली भी देखने को नहीं मिला था। आई थिंक 101 नंबर का ही ये 11 नंबर का ही गैप तो है। कट ऑफ का जो मेरा बेसिक एनालिसिस है वो ये कहता है कि कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस -5 सिली मिस्टेक्स प्लस 5 तुक्के। मैं ये मान के चलता हूँ कि मार्केट में जो लोग कट ऑफ डिटरमाइन करते हैं, मतलब एवरेज यूपीएससी एस्पिरेंट जो सीरियस है, वो 4-5 सिली मिस्टेक ज़रूर करते हैं, उनके ऑन एन एवरेज 4-5 तुक्के ज़रूर सही हो जाते हैं। तुक्के कैसे सही होते हैं उसके लिए आप ये जो लेक्चर है 4 मिस्टेक्स वाला, इसका लास्ट का 5-7 मिनट ज़रूर देख जाना, वहाँ मैंने तुक्के मारने जेन्युइनली सिखाए हैं एंड कैसे आप पेयर टाइप के क्वेश्चन में या बहुत सारे जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस फंस जाते हैं कि जिसमें आपको 2 ही ऑप्शन पता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पता है कि इसमें या तो ए है या सी सही है, क्वेश्चन नंबर 13 में या तो बी सही है या डी सही है, इस तरह से आपके पास 20-25 क्वेश्चन हमेशा रह जाते हैं, तो वो उस वाले लेक्चर में मैंने बात की है। अब इस पूरे में आप सी सेट का एक फैक्टर ज़रूर इंक्लूड करो। मेरे हिसाब से 2023 का जो प्रीलिम्स था उसमें 40 के आसपास इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पीवाईक्यू से हो सकते हैं, जो कि आपके स्टैटिक बुक से हो सकते हैं, जो कि आपके एलिमिनेशन टेक्निक से हो सकते हैं, प्लस करंट अफेयर से हो सकते हैं। 40 से ज़्यादा तो नहीं है। इसमें मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ जो किसी के लिए इजी है, किसी के लिए टफ़ है। फॉर एग्जांपल कोई किसी के ऑप्शन से क्वेश्चन आ गया तो वो भी एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ओवरऑल मार्केट के लिए। प्लस अगर यूपीएससी ने कहा कि साइंस टेक में ऑल ऑफ द अबव
सही नहीं है। सपोज़ कहीं पूछा ABCD, इनमें से हाइड्रोजन फ्यूल से क्या क्या हो सकता है, अगर आपने D लगाया, मार्केट में सब ज़्यादातर लोग D लगा रहे हैं और यूपीएससी ने उसका C कह दिया, तो फिर उसका आप ये मान के चलो कट ऑफ में नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा, कट ऑफ घटाने में, राइट। तो कट ऑफ ले दे के नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन बचती है। तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि अगर कट ऑफ कम जा रही है तो चीज़ें और इजी हो जानी चाहिए आपके लिए, अगर आप मेंटली खुद को थोड़ा स्टेबल रख पाते हो एग्ज़ाम में। थोड़ा इससे पहले कि हम आगे बढ़े, 24 के जो प्रीलिम्स है उसकी स्पेकुलेशन देखते हैं। पेपर टफ होगा क्या? डेफिनेटली टफ होगा, डिफ़िकल्ट होना चाहिए पेपर। क्यों? क्योंकि आप ये देखोगे यूट्यूब से लेके हर जगह टॉपर स्टॉक में लोग यही बताते हुए फिरते हैं कि कैसे मैंने 10 दिन पढ़ा, 15 दिन पढ़ा, 20-25 दिन में तो मैं बिल्कुल इतने मार्क्स ले आया ऑप्शनल में, मैंने 2 महीने पढ़ा, 3 महीने पढ़ा। ऐसा नहीं होता है। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी के पास पहुंचते नहीं हैं। तो फिर ऐसे टपरियों को भगाने के लिए यूपीएससी डेफिनेटली पेपर डिफ़िकल्ट बनाएगा, राइट। एलिमिनेशन टेक्निक्स क्या ख़त्म हो गई 2023 में? एलिमिनेशन टेक्निक्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती अगर एक एग्ज़ाम ही एलिमिनेशन के नेचर का है। क्यों ये बात कह रहा हूँ? मान लो एक क्वेश्चन है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि ये है, ये है, ये है और ये है, इनमें एक सस्पेक्ट है वो सही है। अब मान लो मैं कहूँ बीटा इज़ द करेक्ट आंसर, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। आप ये भी कह सकते हो कि जो x है, y है एंड अल्फ़ा है ये रॉन्ग है, तो भी ये बचा। तो एलिमिनेशन जहाँ भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा नेचर का, एलिमिनेशन तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं, एलिमिनेशन टेक्निक्स का जो रोल है वो फर्दर रिड्यूस होगा। यूपीएससी ये ज़रूर कराएगा कि जो मार्केट में एलिमिनेशन टेक्निक्स चल रही हैं उनके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होने पे जो आंसर आना चाहिए था, सपोज साइंस टेक में ऑल ऑफ द अबव आएगा आंसर, तो वो आपको जानबूझ के कहीं से ऐसा क्वेश्चन देगा जिसका आंसर सी होगा। बट इसमें आपको बिलीव उन्हीं टेक्निक्स पे करना है, बस इतना ही है। सीडीएस पेपर डिफ़िकल्ट था, ठीक है, हिस्ट्री कहीं और से पूछ ली, उपेंद्र सिंह बुक से पूछ ली, तो क्या भी आप वो पढ़ने बैठ जाओगे? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने ज़्यादा पढ़ाकू हो और कितनी मेमोरी है आपके पास। अगर आप सुपरमैन हो तो फिर डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। सीडीएस पेपर डिफ़िकल्ट है तो सीडीएस के 30-40 साल के पेपर कर जाओ, थोड़े ही तो होते हैं, क्या है। एंड उसके बाद CAPF और जो सारे हैं, फिर थोड़े बहुत बैंकिंग, SSC, IBPS वगैरह सारे थोड़ा कर जाओ, मतलब 40-45 साल के तो हो ही जाएंगे आराम से अगले 2 महीने में या 1.5 महीने में। तो CDS डिफ़िकल्ट है तो UPSC तो डिफ़िकल्ट होना ही चाहिए। CSET रिसेंटली जो पेपर्स में देखा गया वहाँ आप देखोगे कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखने को मिले। नॉट UPSC, जो CSE की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो UPSC CSE के अलावा और एग्ज़ाम्स है जैसे IES है या जियो साइंटिस्ट वगैरह, यहाँ पे आप देखोगे CSET के क्वेश्चन से ज़्यादा डायनामिक, ज़्यादा डिफ़िकल्ट देखने को मिले हैं। एंड ये ट्रेंड UPSC में भी रहने वाला है। थोड़ा बहुत इस बार जैसे आप देखोगे वेक्टर डायग्राम वगैरह, इनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। पॉलीगन वगैरह, ये जो सर्कल, ये सब चीज़ें हैं, 3D 2D, इनसे डायग्राम से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बट क्या आप कर सकते हो उनको? आंसर इज यस, ठीक है, कर लेना। PYQs थोड़ा रिड्यूस ज़रूर होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया में सब PYQs पढ़ने चले गए तो लास्ट के 10 से 15 साल का जो PYQs है उसका रोल तो घटेगा। हाँ, लेकिन अभी मैं कहूँ कि किसी ने 78-79 से PYQs कर लिए तो फिर एक स्कोप बचता नहीं है, मतलब और क्या पूछ लेगा। अभी आप 45 ईयर्स का प्रीवियस ईयर का एक डॉक्यूमेंट पढ़ जाओ किसी का भी, तो मत भी अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो बेसिकली ये ले दे के सारे स्पेकुलेशंस हैं। इन सब से हो क्या रहा है कि लास्ट मोमेंट या लास्ट मंथ फटीग आपकी बढ़ रही है। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो प्रॉब्लम्स में तो हैं। अब इम्प्लीकेशन ऑफ लो कट ऑफ क्या है? सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि कट ऑफ अगर घट रही है इन जनरल, तो जो OBC और जनरल के बीच का गैप है वो घटेगा। फॉर एग्जांपल जैसे 116 मार्क्स कट ऑफ थी जनरल की, तो OBC की 105 थी, कुछ ऐसा थी 2016 में। गैप आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा है। अब जब जैसे जैसे ये कट ऑफ घटी, जनरल की जब 105 थी तो OBC की शायद 102 या 101 ऐसी कुछ थी, रिड्यूस होगा। कट ऑफ अगर रिड्यूस होगी तो जनरल और OBC के बीच का गैप भी रिड्यूस होगा। ये अगर आपको देखना है तो मेंस में आप देख लो, मेंस में जब कट ऑफ बढ़ती है तो OBC की और जनरल की कट ऑफ में उतना गैप नहीं होता, कट ऑफ घटती है, OBC कट ऑफ SC के आसपास पहुंच जाती है। खैर, इससे आपका कोई ऐसा लेना देना नहीं है, बस एक मैंने आपको डेटा दे दिया, कभी काम आ जाए। अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो अपने लिए इसके जो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं लगा के देख लेना। अब पेपर 1 कट ऑफ इर्रेलेवेंट हो जाएगी कुछ टाइम में। क्यों हो जाएगी? या तुक्केबाजों की हो जाएगी। अगर मुझे 38 क्वेश्चंस ही ठीक करने हैं
तो उसका तो मैं बिल्कुल सिंपल आपको तरीका बताया, तो जो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, मतलब जो सब कर रहे हैं, सबको आते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर्स अगर आपने ठीक ठाक किए हुए हैं और एलिमिनेशन टेक्निक्स आती हैं, तो 38 क्वेश्चंस तो आप कर लोगे। कंडीशन ये है कि आपको नेगेटिव नहीं करना है, नेट नेगेटिव जोन में नहीं जाना है। अब वो कैसे करोगे आप, इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो अभी बनाया था कुछ टाइम पहले, हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट पेपर। ये 2 लेक्चर्स देख जाना, यहाँ पे मैंने डेफिनेटली बहुत डिटेल में बात की, 2023 का पेपर एक बार को डिस्कस भी किया है। प्रीलिम्स की लो कट ऑफ जाने का एक जो आपको इम्प्लीकेशन दिखेगा वो इंटरव्यू में दिखेगा। इंटरव्यू ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा विद टाइम। रीज़न ये है कि मेंस में लेस कॉम्पिटिटिव लोग आएंगे। हिंदी मीडियम का रिजल्ट है वो फर्दर रिड्यूस होगा। हिंदी मीडियम रीज़न क्या है, लो कट ऑफ जा रही है, मैथ्स इंग्लिश वालों से तो हो नहीं रही है, हिंदी वाले तो स्ट्रगल करेंगे। तो फिर आप जब स्ट्रगल करोगे, प्रोटेस्ट और ये जो फ्यूचर में और चीज़ें दिख रही हैं वो सब होगा। फिर एक मास साहब हैं यूपीएससी के, उर्फी जावेद, वो कहेंगे कि आप दूसरे एग्ज़ाम्स पे स्विच कर जाओ, पीसीएस कर लो। बेसिकली जब हम 40 साल तक या 45 साल तक प्रिपेयर करेंगे तभी तो उर्फी जावेद जैसे लोगों के पास मार्केटिंग बजट होगा। अब इशू ये है कि अगर आपने यूपीएससी सीएसई से अपना ध्यान पीसीएस पे डाल दिया, ऑल्दो एक बेकार स्ट्रेटजी नहीं है, तो हिंदी मीडियम का यूपीएससी का रिजल्ट तो फिर गया तेल लेने, नहीं होगा। 5% के आसपास एवरेज सिलेक्शन देखने को मिल रहे हैं। 2023 में फिर से और डिप मार गया। कभी भी ना हिंदी मीडियम में ये मत देखो, सपोज ये AIR 1 है, आप ऐसे मत देखो कि हिंदी मीडियम में एक बंदा 18 रैंक पे बैठा है, एक बंदा 50 रैंक पे बैठा है। इस जोन में देखो मैक्सिमम कितने लोग हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आपके साथ क्या चल रहा है। फ्यूचर ट्रेंड क्या होने वाला है लो कट ऑफ की वजह से। पेपर 1 एक मेंटल गेम होने वाला है। अगर पेपर 1 ऐसा है कि इररिलेवेंट या तुक्केबाजी का है, बहुत इजी PYQ और एलिमिनेशन और जनरल करंट अफेयर से निकल रहा है, तो बेसिकली ये तो मेंटल गेम है। ले दे कि अगर आप नेट पॉजिटिव में जा रहे हो और तुक्केबाजी ठीक ठाक थोड़ा ध्यान से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं कर रहे हो, तो पेपर 1 निकलने के चांसेस हैं। एंड पेपर 2 अगेन जैसे 2013 के आसपास हुआ करता था, इंजीनियर्स का गेम हो जाएगा, या फिर जो लोग अच्छे हैं सीसेट में वही पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे। तो पेपर 1 अगेन विद टाइम मतलब क्या ही करोगे आप। बट लॉन्ग टर्म में ये ज़रूर होगा कि जितने भी शॉर्टकट्स हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के सब खत्म होंगे और ये सिर्फ पढ़ने वालों का एग्ज़ाम बनेगा। ये 1-2 महीने के सीजनल प्रिपरेशन करने वालों के बस का एग्ज़ाम नहीं रहने वाला। ये तो डेफिनेट बात है, इसमें आप कुछ भी कर लो। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ऐसे केस में, देखो मैं आपको प्रायोरिटी के ऑर्डर पे बता देता हूँ और सिली मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी उस बेसिस पे बात करते हैं। प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, अगर प्रायोरिटी ऑर्डर 1 to 5 है, सबसे पहले PYQs। और ये अगर जो मैंने एलिप्स या सर्कल आप मान लो जो 100% है उसके एरिया के हिसाब से बनाए, लगभग 40% रोल आपका PYQs का होना चाहिए। और ये 10, 12, 15 साल के नहीं, अगर आप कर सकते हो 78, 79 से लेके कर जाओ, एटलीस्ट सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स के कर जाओ। हिस्ट्री से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एंड ज्योग्राफी से ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिससे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। इनफैक्ट इन्वायरमेंट एंड साइंस टेक से भी क्वेश्चंस आपको 90s के और 80s के रिपीटेड दिख जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर का पहला रोल है। CA करंट अफेयर्स आपका अगर ये 40% रोल ले जाता है तो 10%, 15% आपका CA ले जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, CA मतलब करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्दर करंट अफेयर्स से थोड़ा ज़्यादा, और एलिमिनेशन टेक्निक्स का जो एग्ज़ाम हॉल मैनेजमेंट है उसका आपका एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, 20 से 25%। फिर स्टैटिक आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, मार्केट में सब लोग वही बुक पढ़ रहे हैं। स्पेक्ट्रम से क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, तो अभी उपेंद्र सिंह पढ़ने पे तो नहीं जा रहे हैं ज़्यादातर लोग, 2-4 होंगे ऐसे शूरमा जो चले जाएंगे, तो वो ठीक है। बट उसके अलावा ज़्यादातर जो सीरियस और वाइज लोग हैं वो स्टैटिक के रिसोर्सेज तो अभी चेंज करने पे नहीं जा रहे हैं। तो अब जब आप लास्ट मिनट रिवीजन करोगे तो आपका जो प्रिपरेशन का ऑर्डर होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, इस तरह से आप करोगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर, फिर करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, करंट अफेयर्स के भी हो सकते हैं, स्टैटिक के भी हो सकते हैं और प्रीवियस ईयर से भी हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कई बार इवेंट बेस्ड हो जाएंगे कि जैसे स्वदेशी मूवमेंट पे ही क्वेश्चन पूछ लिया, उसी पे बार बार पूछा जा रहा है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट्स हैं, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपको देखनी चाहिए। सिनॉप्सिस की 2020 50-50 सीरीज़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए, वेबसाइट पे आप विजिट कर लेना। अब एक कहानी जो सारी कहानी इधर से उधर करेगी वो है सिली मिस्टेक्स, उसका स्कोप आपको कम करना चाहिए। बेसिकली क्या है कि अगर आप 3 सिली मिस्टेक्स करते हो, 2/3 अगर नेगेटिव मार्किंग है, तो ओवरऑल जहां आपके +6 आने चाहिए थे और -0 होने चाहिए थे, वहां पर आपके -6 और -2, -8 मार्क्स हो गए। दूसरों से तो आप बहुत पीछे हो गए। तो एक सिली मिस्टेक को मेज़र करने का तरीका क्या है, अगर आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हो एंड ये कहते हो अरे यार ये क्या कर दिया, शिट,
जब ये वाली फीलिंग आ जाए किसी क्वेश्चन को लेके, वो ये मान के चलो आपने एक गलती कर दी जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। अब जब आप ऐसी गलतियां करने लगते हो तो फिर बाहर हो जाते हो। ये मान के चलो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सही करके कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करता, लेकिन इजी क्वेश्चन गलत करके लोग एग्ज़ाम फेल ज़रूर कर जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उसके बेस पे देख लो क्या आप न्यूज़ सोर्सेस पढ़ सकते हो। अगर पढ़ सकते हो उपेंद्र सिंह या फिर जो सविंदर सिंह की बुक फॉर ज्योग्राफी जैसे अगर पढ़ सकते हो तो ठीक है, फिर देख लो, खुद से क्वेश्चन करो, उसके बाद आप डिसाइड करो क्या आप एन नंबर ऑफ करंट अफेयर्स के जो बुकलेट्स हैं या पीटी हैं वो पढ़ सकते हो, प्लस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अगर हाँ तो देन आई विल सैल्यूट यू। क्या आप न्यू कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा पे कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन क्या आप उनसे कुछ बेनिफिट ले सकते हो, क्या आप न्यू टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके कुछ बेनिफिट ले सकते हो। तो एक ये क्वेश्चन का आंसर खुद को देना। क्या आप 40 ईयर्स के PYQ सॉल्व कर सकते हो। इनका आंसर मैं होता तो मैं कहता कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं करना नहीं चाहूँगा, पैसा मैं पे कर सकता हूँ लेकिन मैं पे नहीं करूँगा। क्या मैं प्रीवियस ईयर के PYQ सॉल्व कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। क्या मैं खुद में भरोसा रख सकता हूँ, यस ये कर सकता हूँ। अगर मुझे खुद में भरोसा है कि मैंने PYQs कर लिए हैं, एलिमिनेशन आता है, करंट अफेयर्स आते हैं, स्टैटिक मेरा ठीक ठाक है, जो मार्केट में एवरेज लेवल है, तो फिर हो जाएगा। एंड फाइनली आपके पास जो एरर्स हैं, जिसे बेसिकली मैं सिली मिस्टेक्स कह रहा हूँ, ठीक है, वो आपको रिड्यूस करनी है। क्योंकि सपोज़ ये एक जोन है कट ऑफ का, इसके आप यहाँ आए तो फॉल गिर जाओगे, तो आपको इससे इधर जाने के लिए, गिरने से बचने के लिए आपको एज के आसपास ही रहना पड़ेगा। वो एज आपको सिली मिस्टेक्स प्रोवाइड करते हैं कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव के एज पे जा रहे हो। एक कहावत है, इफ़ यू आर नॉट लिविंग ऑन द एज यू आर टेकिंग अप टू मच स्पेस। अगर आप यहाँ रह रहे हो या यहाँ रह रहे हो तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, राइट। अब प्रीवियस ईयर करने से क्या होगा, बहुत से लोग पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर से फ़ायदा क्या होता है। पहला, डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। दूसरा, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कहीं ऑप्शन से, एक्सप्लेनेशन से, सॉल्यूशन से, वो हो जाएगा। तीसरा जो फ़ायदा है, क्या एग्जामिनर का माइंडसेट आपको पढ़ना पॉसिबल है, कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के थ्रू कर पाओगे। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप प्रीवियस ईयर से एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ रहे हो तो CDS, CAPF, IBPS जितने भी और एग्ज़ाम्स हैं, ये मान के चलो वो सब CSE नहीं है, राइट। तो फाइनली मैं अपनी बात कंक्लूड करना चाहूँगा, आपसे ये चाहूँगा कि इसमें आप कमेंट ज़रूर करो। आप अगर इसमें से किसी चीज़ पे भरोसा रखते हो तो कमेंट सेक्शन में करना, यस आई बिलीव ऑन माई नॉलेज। मैं सिली मिस्टेक्स रिड्यूस करूँगा या करूँगी, या इंग्लिश में लिखना है। जनरल रेंज सिली मिस्टेक्स की 8 से 10 है। आप अपने आसपास पूछ लो, अपना प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देख लो, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जो सबको आता है वो मैं करने को रेडी हूँ। एंड फाइनली ये मेरी लाइफ का या ईगो का एग्ज़ाम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।